हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th ऑफ फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। ये सारे क्वेश्चंस ना सिर्फ आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में बल्कि और भी जो अदर स्टेट लेवल पे डिफरेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी हेल्प करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 यूपीएससी एमसीक्यूज सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी फर्दर इंटरेस्टेड है तो वो एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। यहीं से डेली हम लोग 10 क्वेश्चंस को लेके इन सेशंस में प्रैक्टिस करते हैं। पर्पज़ ये रहता है कि हम हर क्वेश्चन को थॉरली एनालाइज कर सकें और हम ये सीख सकें कि कैसे आपको क्वेश्चन को एक्चुअली में अप्रोच करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट वन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा एंड इट्स इम्प्लीकेशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, इनको चेकआउट करना है कि कौन कौन सी बातें इसमें से सही हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज H5N1 इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू एयरबॉर्न पार्टिकल्स। क्या ये ट्रांसमिट होते हैं एयरबॉर्न पार्टिकल्स की हेल्प से? नो, क्योंकि H5N1 असल में ट्रांसमिट होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से विद द इन्फेक्टेड बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे एयरबॉर्न पार्टिकल का कोई भी रोल नहीं होता है, रादर जो भी इन्फेक्टेड बर्ड्स होती हैं उनकी वजह से H5N1 डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड है H5N1 हैज़ अ हाई केस फैटिलिटी रेट इन ह्यूमंस एक्सीडिंग 50%। क्या इसका जो फर्टिलिटी रेट है ह्यूमंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा है? तो येस, बिल्कुल ठीक बात है। H5N1 का फर्टिलिटी रेट असल में 50% से भी ज़्यादा है इन्फेक्टेड ह्यूमंस में। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ परफेक्टली फाइन। And the third statement says vaccines for H5N1 have been developed and they are distributed to the high risk areas। क्या इसके लिए जो वैक्सीन है वो बना ली गई है और अब इनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है हाई रिस्क जोन्स में? तो नो, क्योंकि ऑनगोइंग रिसर्च अभी चालू है, रिसर्च चल रही है फिलहाल, और जो H5N1 की वैक्सीन हैं ये इस तरह से पब्लिक यूज़ के लिए वाइडली अवेलेबल फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। फर्स्ट और थर्ड गलत है, सेकेंड सही था। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं, आपको देखना है सबसे पहले कि क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, और अगर ठीक हैं तो क्या स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को या फिर नहीं, इसको भी चेकआउट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द अटाकामा डेजर्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस ऑन अर्थ फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ड्यू टू इट्स क्लियर स्काइज एंड मिनिमल लाइट पोल्यूशन। जो अटाकामा डेजर्ट है, क्या इसको कंसीडर किया जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस हमारे अर्थ पे जहाँ से आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स क्लियर स्काइज एंड यहाँ पे लाइट पोल्यूशन है? तो बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि अटाकामा डेजर्ट जो है ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ है और इसका क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा एरिड है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डार्केस्ट एंड क्लियरेस्ट नाइट स्काइज मिल जाएंगे ऑन द प्लैनेट। ठीक है, और इस वजह से आप एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको बहुत क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये इसको एक पर्टिकुलर या अप्रोप्रिएट जगह बनाते हैं फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है द प्रेजेंस ऑफ लाइट पोल्यूशन डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। यानी कि अगर कहीं पे लाइट पोल्यूशन है तो उसकी वजह से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की क्वालिटी डिग्रेड होती है बाय इंक्रीजिंग द स्काई ब्राइटनेस एंड ऑब्सक्यूरिंग द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिफिशियल सोर्सेज से जो भी लाइट पोल्यूशन आता है उसकी वजह से जो हमारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्सक्योर हो जाते हैं और एस्ट्रोनॉमर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कोई भी ऑब्जर्वेशन असल में कंडक्ट करने में या डेटा को इकट्ठा करने में। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। और क्या स्टेटमेंट 2 परफेक्टली एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को? येस, क्योंकि अटाकामा डेजर्ट पे मिनिमल लाइट पोल्यूशन है और क्लियर स्काई है, इसकी वजह से ही ये लोकेशन परफेक्ट मानी जाती है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और किस वजह से लाइट पोल्यूशन इस जगह को परफेक्ट बनाता है, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड येस, स्टेटमेंट 2 परफेक्टली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 स्पेशीज के नाम लिखे हुए हैं। विच ऑफ द अबव इज आर कंसीडर्ड एज इन्वेसिव स्पेशीज दैट इम्पैक्ट द लोकल इकोसिस्टम। इसमें से कौन कौन से इन्वेसिव स्पेशीज हैं जो कि लोकल इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं? फर्स्ट है यहाँ पे गैम्बुजिया एफिनिस, जिसको आप मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं। इसका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये असल में जाने जाते हैं फॉर प्रेइंग ऑन नेटिव फिश, और इसकी वजह से जो लोकल फूड वेब है वो डिसरप्ट होता है या डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक इन्वेसिव स्पेशीज है। नाउ सेकेंड इज पोइशीलिया रेटिक्युलेटा, इसका एक कॉमन नेम है गपी। ये जो स्पेशीज़ है ये भी नेटिव स्पेशीज़ को आउट कम्पीट करती है रिसोर्सेज के लिए, और ये इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में इन द फ्रेश वाटर सिस्टम, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक इन्वेसिव स्पेशीज़ है। एंड थर्ड वन इज सेल फिन कैटफिश, इनको भी हम इन्वेसिव ही कंसीडर करते हैं, और रीज़न क्या है कि ये भी नेटिव फिश स्पेशीज़ के साथ compete करती हैं फॉर फूड एंड स्पेस, जिसकी वजह से जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन होती है, और इससे हैबिटेट स्ट्रक्चर भी आपका चेंज होता है, और डेफिनेटली जो लोकल एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी डिसरप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही जो स्पेशीज़ के नाम दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपके इन्वेसिव स्पेशीज़ की कैटेगरी में आते हैं। योर आंसर इज सी ऑप्शन 1, 2 and 3, ओके। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज with respect to the national policy for rare diseases 2021, which of the following observations are correct? NPRD 2021 के बारे में 2 स्टेटमेंट है, आइए देखते हैं कौन सी बात सही है। फर्स्ट है NPRD 2021 was designed to provide lifelong financial support to all the rare disease patients without any cap। क्या इस पॉलिसी को इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी लाइफ दिया जा सके सभी रेयर डिजीज पेशेंट्स को, और यहाँ पे किसी तरह की कोई कैप नहीं रखी गई है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि ऑल्दो इसको क्रिएट किया गया था फॉर ऑल द रेयर डिजीज पेशेंट्स, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, लेकिन येस इसमें एक कैप मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि 50 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है फाइनेंशियल हेल्प के तौर पे, और ये अलग बात है कि बाद में वो इनएडिक्वेट साबित हुई फॉर क्रोनिक कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें कैप है 50 लाख रुपए की, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट हो गया। सेकेंड है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPRD 2021 हैज़ फेस द डिलेज इफेक्टिंग द एक्सेस टू लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट। क्या जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत सारे डिले देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जो पेशेंट को दिया जाना था उसमें जो तेज़ी से एक्सेस होना चाहिए था वो असल में नहीं हुआ है। तो येस डेफिनेटली सही है, इसमें बहुत सारे डिलेज देखने को हमें मिले हैं, और ये एक रिपोर्ट के थ्रू सामने आया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन ओनली 2, ओके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में 2 बातें हैं। फर्स्ट है It is an adaptation of the Loin capital of Ashoka, which is an ancient sculpture from the Mauryan Empire। क्या ये अडेप्ट हमने किया है फ्रॉम द लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, जो कि एक एंशियंट स्कल्पचर है मौर्यन एम्पायर से? येस डेफिनेटली, क्योंकि लॉइन कैपिटल जो सर्व करता है एज द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, इसको ओरिजिनली बनाया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अशोका। कब बनाया गया था? 3rd सेंचुरी BCE में, और डेफिनेटली ये सिंबल है इंडियन हेरिटेज का, ठीक है। और यहाँ पे जिन अशोका की हम बात कर रहे हैं ये एक मौर्यन एम्पायर के रूलर थे, बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है द मोटो सत्यमेव जयते, जो कि लिखा होता है इस पे, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द मुंडका उपनिषद। क्या इसको मुंडका उपनिषद से एक्सट्रैक्ट किया गया है? यस। ये जो है मोटो सत्यमेव जयते, इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रायम्स, यानी कि ट्रुथ की ही जीत होती है, और डेफिनेटली इसको हमने डिराइव किया है मुंडका उपनिषद से, जो कि एक बहुत पुराना इंडियन फिलोसफिकल टेक्स्ट है जिसमें कि ट्रुथ के इम्पोर्टेंस के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया के बारे में। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? योर आंसर हियर इज सी ऑप्शन बोथ 1 and 2, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 एनिमल्स के नाम हैं। विच ऑफ द अबव इज आर मर्सूपियल्स नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। इसमें से कौन कौन से मर्सूपियल्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर नेटिव पाए जाते हैं? मर्सूपियल्स क्या होते हैं बेसिकली? असल में मर्सूपियल्स हम उन जानवरों को कहते हैं जो कि अपने बेबी को अपने स्किन के पाउच में कैरी करते हैं, जैसे कि आपने कंगारूज को देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से इसमें से मर्सूपियल्स हैं। फर्स्ट है कंगारू, तो सब जानते हैं कंगारूज डेफिनेटली एक लार्ज मर्सूपियल्स की कैटेगरी में आते हैं,
और किस वजह से आते हैं, क्योंकि ये अपने बच्चे को कैरी करते हैं अपने स्किन जैसे पाउच में, और इसके अलावा इनके पावरफुल हिंड लेग्स हैं और ये हॉप भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आइकॉनिक हैं बहुत ज़्यादा और इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ के इकोसिस्टम में, तो डेफिनेटली कंगारूज हैं। सेकेंड है यहाँ पे कोयलाज भी एक ट्री ड्वेलिंग मर्सूपियल्स हैं, ये आपको ट्रीज़ पे दिखेंगे ज़्यादातर और ये फीड करते हैं यूकेलिप्टस लीव्स के ऊपर, ठीक है। ये जाने जाते हैं अपने डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस के लिए, साथ ही ये एक सिंबल है ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये भी एक तरह के मर्सूपियल्स हैं। और थर्ड है यहाँ पे तस्मानियन डेविल, ये जो हैं असल में कार्निवोरस मार्सूपियल्स हैं और ये जाने जाते हैं अपने स्टॉकी बिल्ड के लिए, साथ ही ब्लैक फर के लिए। ज़्यादातर ये तस्मानिया वाले रीजन में आपको मिलेंगे और ये बहुत फेमस हैं अपनी लाउड और डिस्टर्बिंग चीखों के लिए, ठीक है। तो इसमें से जो तीनों स्पेशीज़ हैं ये तीनों ही इंटीग्रल हैं ऑस्ट्रेलिया के बायोडाइवर्सिटी के लिए, और फिलहाल बहुत ज़्यादा इनके लिए कंजर्वेशन चैलेंजेस सामने आए हैं ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड अदर थ्रेट्स, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करने की या कंजर्व करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही बिल्कुल सही थे, आंसर है सी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ओके। नाउ moving to question number 7, consider the following. Which of the following is the correct order of the above countries from west to east? आपको इन सारी कंट्रीज़ को वेस्ट टू ईस्ट फॉर्म में अरेंज करना है, यानी कि ऐसे, ठीक है। और मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब भी कभी इस तरह का मैप का क्वेश्चन आया करे तो यहाँ पे समझाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। आप इन सारी कंट्रीज़ की लोकेशन एक बार मैप पे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। फर्स्ट है नाइजीरिया। यहाँ पे नाइजीरिया कहाँ पे है? ये वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है, मोरक्को के ईस्ट में आपको दिखेगा अगर आप मैप पे देखेंगे तो, लेकिन फिर भी ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे मलावी। मलावी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है और ये नाइजीरिया के बिल्कुल ईस्ट में आता है, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे मोरक्को। मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका में मिलेगा आपको, अटलांटिक ओशन के अलोंग, और ये सबसे ज़्यादा वेस्ट में है अमंग ऑल दिस कंट्रीज, ओके। एंड द फोर्थ वन इज मदागास्कर। ये एक आइलैंड है जो कि आपको अफ्रीका के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा और ये आपको इन सारी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ईस्टर्न साइड पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना था, यानी कि सबसे लास्ट में तो मदागास्कर ही आएगा डेफिनेटली, और इसके पहले आएगा फिर मलावी, देन उसके पहले नाइजीरिया, और मोरक्को जो है वो मोरक्को सबसे वेस्ट साइड पे लोकेटेड है, तो मोरक्को सबसे पहले आएगा और मदागास्कर सबसे लास्ट में आएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, आपका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 3 then 1 then 2 then 4, 3 1 2 4 इज द राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ओके। नाउ एट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे डिफरेंट सीज के नाम दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव सीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक बार फिर से आपको इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। अगेन मैं आपसे कहूँगी कि आप इनको मैप पे एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, इनकी लोकेशन एक बार ज़रूर ध्यान देख लीजिएगा। फर्स्ट है यहाँ पे एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी कहाँ पे है? ये इटली का असल में जो ईस्टर्न कोस्ट है और वेस्टर्न जो बाल्कन्स है यानी कि क्रोशिया, मोंटेनेग्रो और अल्बेनिया, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है एड्रियाटिक सी, और ये बेसिकली टायरिनियन सी के बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। सेकेंड है एजियन सी। एजियन सी लोकेटेड है ग्रीस और टर्की के बीच में और ये एड्रियाटिक सी के ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है। देन थर्ड है बैलियरिक सी। ये लोकेटेड है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्पेन पे। बैलियरिक आइलैंड्स आपने देखा होगा और मेनलैंड स्पेन, उन दोनों के बीच में लोकेटेड है और ये फारदेस्ट वेस्ट है इन सारी सीज में। एंड लास्ट इज लेवेंटिने सी। ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है मेडिटेरेनियन सी का, नियर सिप्रस, लेबनान, इजराइल एंड इजिप्ट, ओके। तो आप इनको किस तरह से अरेंज करेंगे? सबसे पहले आपका आएगा बैलियरिक सी, उसके बाद एड्रियाटिक सी एंड देन एजियन सी एंड लास्ट में लेवेंटिने सी। तो आपका ऑर्डर हो जाएगा 3 1 2 4, ओके। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 3 1 2 4। आई मस्ट एम्फेसाइज कि आप इनकी लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा मैप पे एक बार, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज विथ रिस्पेक्ट टू फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, यानी कि फीस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में 3 स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? आइए देखते हैं। फर्स्ट है इट इज़ रिसेंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। क्या इस सॉफ्टवेयर को डीआरडीओ ने डेवलप किया है? नो, क्योंकि इसको डेवलप किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो ने, ना कि डीआरडीओ ने, और बाद में जाके इसको ट्रांसफ़र किया गया था टू द इंडस्ट्रीज ब्रॉडर यूज़ के लिए, ठीक है। तो इसको इसरो ने डेवलप किया, ना कि डीआरडीओ ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सेकेंड है इट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड मेथड फॉर प्रोडिक्टिंग हाउ अ प्रोडक्ट रिएक्ट्स टू रियल वर्ल्ड फोर्सेस। क्या ये एक कंप्यूटराइज्ड मेथड है जिसमें प्रेडिक्ट किया जाता है कि किस तरह से प्रोडक्ट रिएक्ट करता है रियल वर्ल्ड फोर्सेस के लिए? येस। फीस्ट असल में फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के टूल के तरीके है
और इसका यूज़ किया जाता है टू सिमुलेट कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिहेव कर रहे हैं अंडर द लोड्स, वाइब्रेशंस, हीट एंड अदर टाइप ऑफ फिजिकल कंडीशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। एंड थर्ड इज इट विल बी यूज टू परफॉर्म द FEA ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द रॉकेट्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट्सेट्रा। तो इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि आप एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स को एनालाइज कर सकें, जैसे कि आपके रॉकेट्स हो गए, एयरक्राफ्ट है, सैटेलाइट वगैरह है। साथ ही इसको आप डिफरेंट इंजीनियरिंग डोमेन्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सिविल स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो थर्ड भी बिल्कुल सही है, सेकंड भी बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। ओके, नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन। इन द लाइट ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए देखते हैं UPI के बारे में क्या क्या बातें हैं और इनको हम एनालाइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वॉज लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन 2016। बिल्कुल सही बात है, UPI को NPCI ने लॉन्च किया था 2016 में। पर्पज़ था इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट को रिवोल्यूशनाइज करना। ठीक है, नाउ सेकेंड इज पेपाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर डिजिटल वॉलेट दैट अलाउज द यूजर्स टू मेक पेमेंट थ्रू UPI। क्या पेपाल एक एग्जाम्पल है डिजिटल वॉलेट का जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि वो पेमेंट कर सकें UPI का यूज़ करते हुए? नो, क्योंकि पेपाल UPI को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है UPI अलाउज द यूजर्स टू लिंक मल्टीपल बैंक अकाउंट्स टू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। क्या UPI यूजर्स को ये अलाउ करता है कि वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकें एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में? येस, यूजर्स यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं सीमलेसली। ठीक है, तो थर्ड सही है, फर्स्ट सही है, सेकेंड आपका गलत हो गया। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। ओके, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। इसके अलावा अगर आपका कोई भी फीडबैक है या कोई भी सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी टीम उसको अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। तो कल फिर वापस से हम लोग मिलेंगे इस सीरीज़ में अगले लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, Binu Zahadsana signing off.